गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? लास्ट लेक्चर में मोलैरिटी स्टार्ट कर दिया था ना अपन ने। सृजन बेटा, आप ज्यादा स्मार्ट हो तो मैं आपको बाहर कर दूं क्लास से। एक बटन दबाऊंगा, क्लास से बाहर हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहना। क्या नाम है तेरा? मुझसे पूछ रहे सर आपको क्या लगता है। मैं पूछ रहा हूं आवाज आ रही है तो सर आपको क्या लगता है? सृजन हर्ष है। होमवर्क क्या दिया था मैंने क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 1% आना चाहिए आंसर। क्वेश्चन जो दिया था मैंने दोबारा से लिख लेता हूं मैं। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, डिटरमाइन mass percent of determine mass percent of CH3COOH in its 0.5 molar aqueous solution having density 3 ग्राम पर ml। शॉर्ट ट्रिक में आपको बता चुका था। शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्टली अगर अपन पुट करें, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास में थी मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें अगर अपन पुट करेंगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट हमसे पूछा है, मोलैरिटी हमें गिवन है, तो 0.5 इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी विच इज 3 ग्राम पर ml इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 60। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट विल कम आउट टू बी 1%। सो आंसर शुड बी 1%। समझ में आ गई बात? अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर इसको विदाउट शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, इसको रेगुलर मेथड से कैसे करें। चलो रेगुलर मेथड से करने की कोशिश करते हैं अपन इसको। मेथड 2, रेगुलर मेथड से करने की कोशिश करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में 0.5 मोलर मोलैरिटी गिवन है।
इस 0.5 मोलर को हम कैसे रीड कर सकते हैं? हम रीड कर सकते हैं 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब दोनों का हमें वेट चाहिए, सॉल्यूट का भी वेट चाहिए, सॉल्यूशन का भी वेट चाहिए। सॉल्यूट कहां से मिलेगा? 0.5 मोल सॉल्यूट है, यहां से मास आ सकता है। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मास अगर कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आएगा? मोल विच इज 0.5 इंटू मोलर मास। भाई क्या चाहिए अपने को? मास। तो मास किसके बराबर होगा? मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास इज 60। तो 30 ग्राम आपके पास में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है। मतलब एक पार्ट आ चुका है। अब चाहिए अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन। पर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? डेंसिटी के थ्रू आएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए? मास। तो मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 3 ग्राम पर एमएल। यूनिट का खास ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास डेंसिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ एमएल है, इसका मतलब वॉल्यूम भी किस में लिखना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ एमएल। तो जो 1 लीटर था उसको अगर इन टर्म्स ऑफ एमएल लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब मास कितना आ गया हमारे पास में? 3000 ग्राम हमारे पास में सॉल्यूशन का मास आ चुका है। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 30 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन विच इज 3000 इनटू 100। और कैलकुलेट करोगे तो देखो ये वापस से वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई? 1% आ गई। तो रेगुलर मेथड से करो या फिर शॉर्ट ट्रिक से करो, आंसर सेम आ गया हमारे पास में। इट इज कमिंग आउट टू बी 1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे मोलैलिटी एक हमारे पास। ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में मेरे हिसाब से आपको बताऊंगा किसको किसके बाद में बताना है, क्योंकि जैसे मोलैलिटी है, मोलैलिटी बाद में बताऊंगा, उसके पहले मैं दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स करवाऊंगा। क्योंकि जो पहले करवा दूंगा ना कंसंट्रेशन टर्म्स, उनको मिक्स करके फिर मोलैलिटी में अच्छा क्वेश्चन करेंगे अपन। तो अभी तो पहले तो मोलैलिटी छोड़ते हैं और मोलैरिटी को ही अच्छे से करते हैं। मोलैरिटी के अंदर एक कंसेप्ट आता है डाइल्यूशन। मोलैरिटी के अंदर एक कंसेप्ट होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है मोलैरिटी के अंदर। ये तो अपन एक नॉर्मल से क्वेश्चन की। अब पहले तो आप मुझे बताओ डाइल्यूशन क्या होता है? आपको क्या फील आता है कि डाइल्यूशन क्या होता है? नकुल बेटा, सर आपने जो फॉर्मूले बताया क्या वो सिर्फ एमएल के लिए? हाँ बेटा, एमएल के लिए। व्हाट इज डाइल्यूशन? बिल्कुल सही बात है, प्रोसेस होता है ये एक। व्हाट इज डाइल्यूशन? इट इज अ प्रोसेस। किस चीज के प्रोसेस? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, addition of solvent in the solution is called dilution. Addition of solvent in the solution is called dilution. एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा डाइल्यूशन के ऊपर बेस्ड, पर उसके पहले मैं आपको डाइल्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है डाइल्यूशन? ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन। तो एक काम करता हूं, मैं दो तरह के एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये एक एग्जाम्पल जिसमें 1 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है और इसी के अंदर 1 मोल सॉल्यूट है। 1 मोल हमारे पास में क्या है? सॉल्यूट है। वापस से इसी चीज को दोबारा से लिख रहा हूं मैं। हमारे पास क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें 1 मोल सॉल्यूट है। अब मैंने ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। मैंने पहले वाले के अंदर क्या किया? मैंने पहले वाले के अंदर अब यहां पर 2 लीटर
सॉल्वेंट ऐड कर दिया, और दूसरे वाले में क्या किया मैंने, सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड नहीं किया, 2 मोल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ पहले और दूसरे एग्जांपल में से किसको डाइल्यूशन बोलेंगे? डाइल्यूशन कौन से वाले को बोलना चाहिए, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? तो डाइल्यूशन का मतलब वापस से देखो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड में देखे तो फर्स्ट वाले में सॉल्वेंट ऐड किया था, मगर सेकंड वाले में सॉल्यूट ऐड किया था, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट वाला डाइल्यूशन होगा, सेकंड वाला डाइल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें समझ में आ रही है अपने को, डाइल्यूट करने से क्या क्या चीजें हो रही है ऑन डाइल्यूशन? पहले तो मुझे बताओ, डाइल्यूशन करने से क्या मैं बोल सकता हूं पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? डाइल्यूशन करने से पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? भाई वॉल्यूम, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, पहले 1 लीटर था 2 लीटर और बढ़ा दिया, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ डाइल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अच्छा मुझे बताओ, मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मोलैरिटी चेंज होगा या सेम रहेगा? जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मोलैरिटी चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा। भाई मोलैरिटी तो ऐसे चेंज हो सकता था, अगर मोल या वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाता तो मोलैरिटी चेंज हो जाता। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो रहा है ना, क्योंकि सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन करने से मोलैरिटी, मोलैरिटी डिक्रीज होगी, मोलैरिटी डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों होगी, वापस से समझा देता हूं। आप तो सिंपल सी मैथ्स देखो, मैंने लिखा 1/2, 1/3, 1/4। 1/2 मतलब 0.5, 1/3 मतलब 0.3, और 1/4 मतलब 0.25। अब सिंपल सी चीज यहां पर मुझे बताओ, जब नीचे वाली टर्म इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है। तो यहां पर भी देखो, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला था उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब नीचे वाली टर्म इंक्रीज हो रही है, और अगर नीचे वाली टर्म इंक्रीज होगी तो मतलब ओवरऑल मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, अगर उसमें डाइल्यूशन किया हुआ है, तो आप ये ऑब्जर्व करने वाले हो कि मोलैरिटी जो होगी, फाइनल मोलैरिटी जो होगी वो डिक्रीज होने वाली है। समझ में आ गई बात? तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा, मोलैरिटी डिक्रीज होगी। अच्छा सॉल्यूट की बात करो, जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल चेंज होगा या सेम रहेगा? सॉल्यूट का मोल चेंज होगा या सेम रहेगा? सॉल्यूट को तो कुछ किया ही नहीं अपन ने, सॉल्यूट तो डिस्टर्ब ही नहीं किया। पहले एग्जांपल में देख लो, 1 मोल था तो 1 मोल ही रखा हुआ है, चेंज तो सॉल्वेंट का अमाउंट हो रहा है ना, सॉल्यूट तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट will remain, moles of solute will remain same, moles of solute will remain same। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि in case of dilution, in case of dilution, moles of solute before dilution should be equal to moles of solute after dilution। moles of solute before dilution should be equal to moles of solute after dilution। धीरे धीरे अपने कंक्लूजन तक आने वाले हैं, जो अपने काम का है, जो काम आएगा अपन के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहली चीज तो ये कि भाई डाइल्यूशन के केस में सॉल्यूट पे चेंज नहीं हो रहा कुछ भी, सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
इसका मतलब यहां से अगर मैं मोल निकालूंगा तो मोल किसके बराबर होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इनिशियल यानी कि डाइल्यूट करने के पहले, इट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डाइल्यूट करने के बाद में। समझ में आ गई बात? मैंने कुछ नहीं किया, मोल सेम है ना, तो मोल का फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम है, तो मतलब मोल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम पहले वाली इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाद वाली। अब किसी स्टूडेंट के डाउट आ सकता है, सर इसका मतलब तो एम से एम कैंसिल, वी से वी कैंसिल, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मुझे बताओ कि ये कैंसिल हो सकते हैं क्या? लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले एम कैंसिल हो सकते हैं क्या? क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला वॉल्यूम डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई, डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा। ये मत सोचना यहाँ एम है वहां भी एम है तो एम से एम कैंसिल, भाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग ही होगी ना। बिफोर डाइल्यूशन अभी अपन डिस्कस किए हैं कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन की मोलैरिटी तो चेंज होगी, बाद वाली मोलैरिटी कम होने वाली है, मतलब फाइनल मोलैरिटी कम होगी और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो जब वैल्यू चेंज हो रही है तो ऐसे डायरेक्टली कैंसिल तो नहीं कर सकते अपन एटलीस्ट, है ना। तो मतलब यहाँ पर अपन इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिख सकते हो M1V1 इट इज इक्वल टू M2V2। तो ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया, जिसके लिए मैंने आपको पूरी ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की थी। तो इसको एक काम करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बॉक्स में अपन ने बंद कर दिया और ये है हमारा कंक्लूजन जो हमारे काम का है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डाइल्यूशन बोला जाए तो डाइल्यूशन के केस में आप रिलेशन लगा सकते हो, सीधे काम की बात, M1V1 इक्वल टू M2V2। सैयद क्या पूछ रहा है, तो सर इस केस में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा मतलब सॉल्वेंट तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो होगा। क्वेश्चन करते हैं जिससे अपन को थोड़ा सा क्लियर हो। ऋषिकेश पूछ रहा है सर वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, इक्वल कैसे होगा? तो मेरे भाई एक बात बता चलती, एक सीधा कैलकुलेशन में तुझसे पूछ रहा हूँ। एक तो मैंने लिखा 2 × ½ और एक लिखा मैंने 4 × 1/4। बता दोनों सेम है कि नहीं है? LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों कितने ही अलग हो, ये दोनों कितने ही अलग हो, पर इनके कैलकुलेट होने के बाद की जो वैल्यू है वो सेम आने वाली है। तो यही चीज अपन ने यहाँ पर डिस्कस की हुई है कि मोलैरिटी तो ऑब्वियसली बात है कि चेंज होगी, वॉल्यूम तो ऑब्वियसली बात है चेंज होगा, मगर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन है वो सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो मोल ही तो था। दोबारा समझा देता हूं, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, चलो या तो फिर आप ही समझो इसको, मैं तो समझा चुका हूं। देख लो एक बार स्लाइड को। डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, पहली बात तो लिक्विड सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, मगर सॉल्यूट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब सॉल्यूट के मोल जो पहले वाले थे, सॉल्यूट के मोल बाद वाले दोनों सेम है। तो मतलब इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल। इसी रिलेशन को अपन ने दूसरे फॉर्मूले से लिख दिया, इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल को कैसे लिख दिया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम होता है। तो मोल अपन ने लिख दिया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर, मतलब कुल मिला के मोल का फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर इक्वल किया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अब किसी को डाउट है कि सर ये मोलैरिटी कैसे डिक्रीज हुई, फिर से बता दो। तो मेरे भाई चल फिर से बता देता हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब जब तू उसको डाइल्यूट कर रहा है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा मेरे भाई सुमन कुमार? जब डाइल्यूट किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब डाउट पूछते हो तो रिस्पॉन्ड भी तो किया करो।
बढ़ा। अब मुझे बता, जब वॉल्यूम बढ़ा तो क्या मोलैरिटी की वैल्यू सेम रहेगी या चेंज होगी? चेंज होगी। तो चेंज होगी तो कैसे होगी? चेंज होगी तो कैसे होगी? नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी ना। क्वेश्चन करते हैं। अभिषेक बोल रहा है सर मोलैरिटी समझा दो। मेरे भाई कुछ खा पी के आया क्या तू? मोलैरिटी समझा दूं दोबारा? घर पे क्या किया था तूने? दो मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम 1.5 liter. If on dilution, molarity is changed to 1.5 molar, then calculate volume of solvent added. Volume of solvent added. Solve करो आप। छोटा सा दिमाग लगाना था इसमें, थोड़ा सा दिमाग। चलिए मिस्टेक करने वाला क्वेश्चन है ये तो समझ में आ ही गया होगा कि डाइल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है डाइल्यूशन, और अगर डाइल्यूशन बोला है तो मतलब M1V1 इक्वल टू M2V2 तो कर ही सकते हो आप। नोबल बेटा, अगर सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो तो चेंज नहीं हो। चलो देखते हैं। सिली मिस्टेक करी ना, कई बच्चों ने गलतियां की है इस क्वेश्चन में, देख लेना। M1V1 इक्वल टू M2V2, इनिशियल मोलैरिटी 2 है, वॉल्यूम 1.5 लीटर है, इट इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी 1.5 है। और बिल्कुल सही बात है, डाइल्यूशन कर रहे हो तो मोलैरिटी कम भी हो रही है। फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। फाइनल वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो आपके पास कितना आने वाला है, 2 लीटर आने वाला है। अब कई बच्चों ने 2 लीटर आंसर किया, किस किस का आंसर 2 लीटर आ गया? किस किस का आंसर 2 लीटर आ गया? बेटा ये जो वॉल्यूम आया है, ये पहली बात तो वॉल्यूम किसका लिखते हो? सॉल्यूशन का लिखते हो। ये वॉल्यूम भी किसका लिखते हो? सॉल्यूशन का लिखते हो, जो कि किस किस के बराबर होगा? सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। या फिर डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, ये जो टोटल 2 लीटर था, पहले कितना था? 1.5 लीटर था। आपसे ये पूछा कि कितना वॉल्यूम ऐड करें तब जाके मोलैरिटी 1.5 हो जाए, तो देखो पहले 1.5 था ना, कितना वॉल्यूम ऐड करें?
तो 0.5 लीटर ऐड करना पड़ेगा ना, तभी जाके तो वो 2 लीटर बनेगा। आपसे क्वेश्चन में ये बोला है, आप इसको इस तरीके से समझो, कईयों का आंसर 2 लीटर आ गया, एक स्टेप और करना था। ये तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। आपसे तो ये पूछा था कि पहले वाले में कितना और ऐड करें, तो पहले वाला अगर 1.5 था तो मतलब 0.5 और ऐड करोगे तभी तो जाके 2 लीटर आएगा। 0.5 लीटर है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड। मतलब इसका ये कि जैसे मान लो कि आपके पास मान लो 100 रुपए, अब मैंने बोल दिया कि अब आपके पास थोड़ी देर बाद में 150 रुपए हो गए। 100 रुपए से कितने रुपए हो गए? 150 रुपए हो गए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने कितने रुपए आपको दिए? 50 रुपए दिए। तो 50 रुपए कैसे आए? फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करोगे तभी जाके तो पता लगेगा कि एक्चुअल में मैंने कितने रुपए आपको दिए थे। तो यहाँ पर 2 लीटर तो आंसर आ गया था आपका, मगर आपसे ये नहीं पूछा था कि फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताओ, आपसे पूछा था कि कितना उसमें सॉल्वेंट ऐड करें। तो 1.5 था, 0.5 ऐड करोगे तब 2 आए, तो मतलब 2 तो निकालना ही था, 0.5 ऐड करेंगे उसमें। तो ये 0.5 लीटर जो है, ये 2 लीटर जो था ये सॉल्यूशन का था, मगर ये था 0.5 लीटर सॉल्वेंट एडेड है। ये कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्री 300 ml of water is added to 700 ml of 2 molar NaOH solution. Find out the molarity of final solution. Find out the molarity of final solution. Solve करो। अभिषेक बेटा अलग से मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान। इनिशियल वॉल्यूम 700 ml है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मोलैरिटी 2 है। 300 ml और मिला दिया, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml हो गया। और उस 1000 ml के कॉरस्पॉन्डिंग मोलैरिटी आपसे पूछी हुई। तो M1V1 इक्वल टू M2V2, यानी कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल लगाते हैं। तो इनिशियल मोलैरिटी 2, वॉल्यूम 700। वॉल्यूम किस में लेना होता है अपने को? लीटर में लेना होता है, क्योंकि मोलैरिटी की बात करें तो लीटर में आना चाहिए। तो मैंने इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड में मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम 1000 ml है, तो 1000 तो हो गया ml में, और 10⁻³ उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, कैलकुलेट करोगे तो मतलब यहाँ पर मोलैरिटी जो है इट विल कम आउट टू बी 1.4। तो 1.4 मोलर ही हमारे पास में आंसर आता है। अभिनव नहीं है बेटा जरूरत। वेदांत बेटा मैंने नोट्स में लिखवा रखा हूँ ये चीज। मोलर होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलैरिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था 1.4।
कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई? परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अपन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज पार्ट्स पर मिलियन। इस पार्ट्स पर मिलियन को अपन पीपीएम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन बहुत ही सिंपल है। आपने परसेंट अगर देखा होगा, परसेंट देखा है ना आपने, परसेंट में जो आप इंटू 100 करते हो, पार्ट्स पर मिलियन में इंटू 10⁶ करना होता है। जैसे परसेंट देखो, परसेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। ऐसे अगर मैं लिख रहा हूं पर मिलियन, तो मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁶। परसेंट मतलब 100, पर मिलियन मतलब 10⁶। अगर मैंने बोला 2%, 2%, इसका मतलब है 2 in 100। पर अगर मैंने लिखा 2% नहीं लिखा, मैंने लिखा 2 पर मिलियन, जैसे पार्ट्स पर मिलियन, मैंने लिखा 2 पर मिलियन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 in 10⁶। ठीक है। 2% मतलब 100 में से 2, और मैंने बोला 2 पर मिलियन मतलब 10⁶ में से 2। अब अगर मान लो कि अपन ने 2 एग्जाम्पल लिए, ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हुए यहाँ पर। पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर कुछ सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूट है मैंने यहाँ पर ये बड़े वाले, जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सा अपने पास में डॉट है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसी तरीके से आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें भी 2 है। पहले वाले के अंदर टोटल कितने थे? 100 थे, और दूसरे वाले में टोटल कितने थे? 10⁶ थे। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, आपको पता है कि डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पूरे सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट के कंपैरेटिवली कम पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे? डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड किसको बोलते हैं? कंसंट्रेटेड का मतलब है कि अगर कंपैरेटिवली सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों में से कंपैरेटिवली ज्यादा डाइल्यूट कौन सा है? दोनों में से कंपैरेटिवली ज्यादा डाइल्यूट कौन सा है? फर्स्ट है या सेकंड है? सेकंड है। फर्स्ट वाले में तो 100, पूरे सॉल्यूशन के 100 पार्टिकल्स में से 2 थे, मगर सेकंड वाले में तो पूरे सॉल्यूशन के 10⁶ पार्टिकल, मतलब 10 लाख में से 2। तो मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है, जो पर मिलियन वाला कंसेप्ट है, ये किस तरह के सॉल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो दिस कंसंट्रेशन टर्म व्हिच इज पार्ट्स पर मिलियन इज यूज्ड इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि कंसंट्रेशन टर्म दिस कंसंट्रेशन टर्म is used in case of very dilute solution। अदरवाइज कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी है। जो परसेंट के फॉर्मूले वही पीपीएम के फॉर्मूले, बस डिफरेंस कितना, वहां 100 आता था, 100 हटा के क्या लगा दोगे? 10⁶ लगा दोगे। तो जैसे सबसे पहला रिलेशन, अगर पार्ट्स पर मिलियन बाय मास अगर अपन कैलकुलेट करें तो इन टर्म्स ऑफ मास क्या लिखना चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। बाय वॉल्यूम अगर लिखें, भाई यही कंसंट्रेशन टर्म अपन ने पहले भी पढ़ी थी, परसेंट बाय मास लिखा था, तो परसेंट बाय मास में सेम था, बस इंटू 100 आया था। अपन ये परसेंट नहीं बोल रहे, पर मिलियन बोल रहे हैं, तो 100 की जगह क्या आ गया? 10⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन अगर मैं बाय वॉल्यूम लिखूंगा, तो बाय वॉल्यूम में क्या लिखना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अगर इसी तरीके से पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम की टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिखना चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। तो ये हमारे पास में इसके फॉर्मूले हो गए, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी दिमाग भी नहीं लगाना था, बस समझने में थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ा। अदरवाइज फॉर्मूला तो बिल्कुल इजी है, जैसा परसेंटेज वेट बाय वेट अपन ने पढ़ लिया, बिल्कुल वैसे ही अपने पास में पर मिलियन है, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर ये कंसंट्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस क्यों करवाई? सर जब हमारा काम परसेंटेज से चल रहा था तो फिर ये क्यों यूज किया? तो बेटा ये जैसा मैं आपको बताया, ये कंक्लूजन जो हमारे पास निकल के आया कि इट इज यूज्ड इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में ये कंसंट्रेशन टर्म यूज होता है। अब जैसे मान लो किसी अच्छी सिटी के अंदर आपने क्या है वो देखे होंगे, जो अपने पास राउंड अबाउट्स होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, जो चौराहे होते हैं, वहां पर डिस्प्ले लगी हुई होती है, डिजिटल डिस्प्ले। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो वहां पर क्या होता है, पीपीएम में कुछ ना कुछ अमाउंट बताता है, एक वैल्यू आती है और पीपीएम वहां पर भी लिखा हुआ होता है। तो एक्चुअल में वो क्या करता है, वो पॉल्यूशन का लेवल बताता है, पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडेड होते हैं अपने एटमॉस्फेयर। तो वो बताता है कि भाई पूरे एटमॉस्फेयर में कितने पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। अब वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, ऐसा तो होता नहीं कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट में वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो वो ट्रेस अमाउंट किस रेशियो में होता है, मतलब 10 की पावर 6 प्योर एयर इतना है तो उसमें एक पॉल्यूटेंट आपको मिलेगा। मतलब मान लो कि प्योर एयर के पार्टिकल्स चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, उनमें से एक पॉल्यूटेंट अपने को मिल रहा है ना। तो ये कंसंट्रेशन टर्म वहां पर यूज की जाती है जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में जाके एक कोई अपन के पास में निकल कर आता है। या मान लो कि आपको एक सॉल्यूशन तैयार करना, अब उस सॉल्यूशन में आपको एक ऐसी चीज डालनी है, जैसे मान लो दूध की बात करते हैं, दूध में अपन केसर डालते हैं, पूरे दूध में से पहली बात तो देखो केसर की जो डब्बी आती है वो कितनी सी आती है, 1 ग्राम की या 2 ग्राम की केसर की डब्बी आ रही है हमारे पास। अब पूरे दूध में से केसर की आप 2 या 3 उसके अंदर वो पत्तियां डालते हो, तो कंपेयर करोगे तो देखो वेट, अगर कंपेयर करोगे तो देखो आप, जहां पूरे दूध का वेट इतना ज्यादा होगा तो उस पत्ती का वेट तो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होगा ना। तो जहां पर अपन ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं जिसमें पूरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो आप ऐड कर रहे हो अगर वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो उस केस में परसेंट से काम नहीं चलता, अपन को फिर पर मिलियन मतलब 10 की पावर 6 में जाके एक अपन इस कंसंट्रेशन टर्म को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब अपन क्वेश्चन करते हैं जैसे थोड़ा सा आपको और फील है, क्योंकि सिर्फ बात करने से इतना समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपन। क्वेश्चन जो है, अब जैसे लिखिए आप, इफ 1 milligram of calcium carbonate is present in 2 grams of water, then express it in ppm. Express it in ppm. Solve करो। तो देखते हैं ppm कितना आ रहा है। वेट ऑफ सॉल्यूट मिलीग्राम मतलब 10 की पावर -3 अपॉन नीचे क्या आएगा सॉल्यूशन, मतलब नीचे क्या आ गया 2 इंटू क्या लिखोगे 10 की पावर 6, कैलकुलेट कर लेना 10 की पावर 3 अपॉन 2, ओवरऑल कैलकुलेट होके आएगा ये आपके पास 500। तो 500 ppm हमारे पास में आया है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 500 grams of calcium carbonate is present in 10 की पावर 6 grams of solution। इस रेशियो में ये डिवाइडेड है। अब इसमें एक नोट आप लिख सकते हो, किसी किसी के डाउट आना चाहिए कि सर नीचे तो सॉल्यूशन का मास लिखना चाहिए था ना।
नीचे तो सॉल्यूशन का मास लिखना चाहिए था, हमने से सॉल्वेंट का क्यों लिख दिया? तो एक नोट लिख सकते हो आप, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, mass of solution can be considered to be equal to, approximately equal to, mass of solvent. जो सॉल्यूशन का मास है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकते हैं अपन उसको? सॉल्वेंट के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का मास लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है ना। तो जब सॉल्यूट नेग्लिजिबल है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटम की बात करो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों चीजें होती है, मगर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था तो अपन ने सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसिडर किया था। तो ये जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास में आ रहा है, क्योंकि सॉलिड बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है, तो मतलब पूरे सॉल्यूशन में उसका मास लगभग क्या होगा? नेग्लिजिबल। तो मतलब अगर उसका मास नेग्लिजिबल है तो पूरा सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसके मास की वजह से अपन बोल सकते हैं? सॉल्वेंट की वजह से बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने सीधे इसको क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। एक और क्वेश्चन में देता हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 10 की पावर -6 ग्राम of oxygen is present in 10 gram of air, ये पहले वाला क्वेश्चन वापस से देख रहा हूं। अब किसी किसी का डाउट आ सकता है कि सर अगर मान लो कि हमने कंसिडर कर लिया तो सर हमने तो 2 + 1 मिलीग्राम यानी कि 10 की पावर -3 भी लिख दिया तो सर इसके अंदर, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अपने एक्चुअल में क्या ऑप्शंस दूर दूर होते हैं, एक ऑप्शन 500 पीपीएम है, दूसरा 700 होगा, तीसरा 800 होगा। तो जब ऑप्शंस दूर दूर है तो फिर अपन इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करें, टाइम क्यों खराब करें? इसके लिए मैंने इसको नेग्लिजिबल लिख दिया। पर अगर आप कंसिडर करके लिख भी रहे हो तो आपका एग्जैक्ट आएगा। समझ में आ गई बात? तो अपन जनरली क्या करते हैं? टाइम सेव करने वाला काम करें। ये क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास में, 10 की पावर -6 ग्राम of oxygen is present in 10 gram of air, then calculate the concentration in ppm. जीरो 0.1 आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। 0.1 ppm। कितनी कंसंट्रेशन टर्म हो गई? 5। 5 हो गई क्या? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तो 3 हो गई, मोलैरिटी 4 और ppm 5। अगली कंसंट्रेशन टर्म अपन पढ़ते हैं अब, 6th कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखो मैं सीधे फॉर्मूला भी आपको लिखवा सकता हूं, मगर मैं समझाता हूं कि वो फॉर्मूला आया कैसे। मेरी कोशिश होती है कि सीधे फॉर्मूला ना लिखवा के मैं आपको समझाऊं कि फॉर्मूला आया कैसे। पहले तो मैं आपको फ्रैक्शन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रैक्शन जो टर्म है ना, फ्रैक्शन इज समहाउ रिलेटेड टू परसेंट। परसेंट में जो आप इंटू 100 करते हो ना, अगर इंटू 100 ना करें तो जो टर्म अपने को मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 4 मोल है टोटल, उस 4 मोल में से 1 मोल जो है वो हमारे पास सोडियम की वजह से है,
और 3 मोल मेरे पास में हीलियम की वजह से है। मैंने आपसे बोला परसेंटेज ऑफ मोल कैलकुलेट करो सोडियम के लिए। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसका परसेंटेज में पूछा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं और इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो अगर मैं सोडियम के लिए निकालूंगा तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1+3, और क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हो इसीलिए क्या लिखोगे, इनटू 100। तो ये क्या था, ये था हमारे पास में मोल परसेंट। अगर मोल परसेंट में इनटू 100 ना करें तो हमें क्या मिलता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, मोल परसेंट में, मोल परसेंट में जो आप इंटू 100 कर रहे हो, अगर इंटू 100 ना करें तो जो टर्म अपने को मिलेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो यानी कि अगर इसी में मुझे मोल फ्रैक्शन अगर निकालना होता तो मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होता, 1/1+3 के बराबर। ठीक है, तो मतलब दोनों में रिलेशन अगर अपन निकालें तो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास में, मैं बोल सकता हूं कि मोल परसेंट जो है, मोल परसेंट किसके बराबर आएगा, जो मोल फ्रैक्शन था उसको अगर इंटू 100 कर दोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, मोल परसेंट। अब आप मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको फ्रैक्शन बोला 0.5, मैंने आपको फ्रैक्शन क्या बोला, 0.5। पहली बात तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा, 1 या 1 से छोटे टर्म को अपन फ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने बोला फ्रैक्शन जो है वो 0.5 है, मैंने परसेंटेज पूछा, तो क्या करोगे, इंटू 100 करोगे और 50% आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने आपको बोला बेटा 50% है, फ्रैक्शन बताओ, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है, जब फ्रैक्शन होता है और परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करोगे, इंटू 100। अगर परसेंटेज गिवन है, फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने आपसे बोला चलो मुझे बताओ 25% था, तो बताओ फ्रैक्शन कितना होगा, 25% था तो बताओ फ्रैक्शन कितना होगा, 0.25। 50% था तो बताओ फ्रैक्शन कितना होगा, 0.5। 0.4 फ्रैक्शन है, 0.4 फ्रैक्शन है तो परसेंट कितना होगा, 40। 0.6 फ्रैक्शन है तो परसेंट कितना होगा, 60। तो मतलब अगर फ्रैक्शन गिवन है, मुझे परसेंट निकालना है तो क्या करूंगा, इंटू 100। अगर मुझे परसेंट गिवन है, फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 100। तो सीधी सिंपल सी बात तो अपने को ये समझ में आ रही है कि जो अपने पास परसेंटेज का रिलेशन होता है, अगर उसी में अगर इंटू 100 ना करें तो जो टर्म मिलेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, फ्रैक्शन। अगर यही फ्रैक्शन में मास की टर्म्स में लिखता तो मैं मास फ्रैक्शन लिखता, अगर यही फ्रैक्शन में वॉल्यूम की टर्म्स में लिखता तो वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलता, और अगर यही फ्रैक्शन में मोल की टर्म्स में लिखूंगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात। तो मतलब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, अब अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इंटू 100 नहीं करूंगा, जैसे परसेंट निकालते हैं उसमें ऊपर किसी का पर टर्म और नीचे टोटल, उसी तरीके से मुझे लिखना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लेट ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स and Na Nb are their moles, are their moles। तो पहली बात तो जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है a के लिए तो कैसे निकालूंगा, परसेंटेज याद करो, जिसका परसेंट निकालना होता है उसकी टर्म को ऊपर लिखते हैं। अब मैं इसको मोल की टर्म्स में निकालना चाह रहा हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन नीचे क्या लिखूंगा, टोटल मोल। इसी तरीके से अगर मैं बी के लिए निकालूंगा तो क्या लिखना चाहिए, ये लिखूंगा मोल्स ऑफ बी अपॉन नीचे क्या लिखूंगा, टोटल मोल्स। समझ में आ गई बात। अगर 3 कंपोनेंट होते, या मान लो कि एन ए एन बी एन सी 3 कंपोनेंट होते, तो नीचे टोटल मोल में क्या हो जाता, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर
मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सीधा सिंपल सा रिलेशन क्या है, जिसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने उसके मोल ऊपर और नीचे क्या लिखोगे आप, टोटल मोल। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि Na जो है वो है, वापस से मैं बोल रहा हूं, अब मान लो कि Na जो है वो 1 है और Nb जो है वो 4 है मान लो। अब मुझे मान लो कि मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1/1 + 4 कितना आ जाएगा, 1/5, यानी कितना हो जाएगा 0.2। मुझे इसी तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना होता तो क्या करते, बी के मोल यानी कि 4/1 + 4 यानी कितना हो जाता 4/5, और कैलकुलेट कर लेना, इट विल कम आउट टू 0.8। समझ में आ गई बात। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने अगर लिखा कि 3 कंपोनेंट हैं, पहले 2 कंपोनेंट थे ना, अगर मान लो 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट मतलब पूरा सॉल्यूशन किस किस से मिलके बन रहा है, ए बी सी डी, कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना। मान लो 3 कंपोनेंट हैं, ए बी और सी, जिनमें ए के मोल Na, बी के मोल Nb और सी के मोल Nc। मैंने लिख दिया मोल्स ऑफ ए 1 है, मोल्स ऑफ बी मैंने लिख दिया लेट सपोज 3 है, और मोल्स ऑफ सी वापस से मैंने लिख दिया 1 है। अब मुझे बताओ अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो क्या लिखूं मैं, 1/1 + 3 + 1, यानी कितना हो जाएगा 1/5। मैं बी का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो कैसे आएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन 1 + 3 + 1, यानी कितना हो जाएगा 3/5। मैं सी के मोल्स निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/1 + 3 + 1, यानी कितना हो जाएगा 1/5। अच्छा 1/5 मतलब कितना होता है 0.2, 3/5 मतलब क्या होता है 0.6, 1/5 मतलब क्या होता है 0.2। अब एक काम करते हैं, वापस से पीछे वाले एग्जांपल में अपन जाते हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पर लिखता कि XA + XB कितना होगा, तो बताओ कितना आएगा। अगर मैं लिखता XA + XB बताओ कितना आएगा, तो बताओ कितना आता, यह आता 1 के बराबर। अगले एग्जांपल में जाओ, अगर मैं यहां पर लिखता XA + XB + XC, ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। इसका मतलब एक कंक्लूजन है हमारे पास में, कभी भी जो फ्रैक्शन होता है ना, चाहे वो मास का फ्रैक्शन हो, चाहे वो वॉल्यूम का फ्रैक्शन हो, चाहे वो मोल का फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। हमेशा जो फ्रैक्शन का टोटल सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चलो परसेंट की बात करो, परसेंट का टोटल सम हमेशा किसके बराबर होता है, परसेंट का टोटल सम हमेशा किसके बराबर होता है, 100 के बराबर। तो इसी तरीके से फ्रैक्शन का टोटल सम हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि सम ऑफ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं नोट लिख सकता हूँ, कहीं नोट लिख सकते हैं अपन, नोट टोटल सम ऑफ all the fractions will always be equal to 1. Total sum of all the fractions will always be equal to 1. और अच्छे से अपन इसको लिखते हैं, इसका मतलब क्या समझ में आ गया अपने को, फॉर बाइनरी कंपोनेंट, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, मैं क्या लिख सकता हूं, XA + XB will be equal to 1, XA + XB will be equal to 1। समझ में आ गई बात। अब मान लो एक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट थे, कितने कंपोनेंट थे, केवल 2 कंपोनेंट थे। उन 2 कंपोनेंट में किसी एक दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा, पहली बात तो आपसे, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.4 था, तो बताओ दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा।
दो कंपोनेंट थे, एक का 0.4 था तो दूसरे का कितना होगा? 0.6 होगा। मैंने बोला एक का 0.2 था तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.2 था एक का तो दूसरे का कितना होगा? 0.8 होगा। तो कभी भी कैलकुलेट मत करना कि हाँ भाई एक का इतना है तो फिर दूसरे के लिए फिर से फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं। टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, एक चीज बताओ, क्या मोल फ्रैक्शन चाहे वो किसी का भी हो, ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? क्या मोल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। क्या मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 हो सकता है क्या? लेस देन 1 तो हो ही रहा है ना। लेस देन 1 तो हो ही रहा है ना भाई। लेस देन 1 तो हो ही सकता है। क्या मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मोल फ्रैक्शन 1 आने का मतलब है कि 100% वही प्रेजेंट है। मान लो कि यहां पर अगर अपन बात करें, भाई एक्स ए इक्वल टू 1 तो तब आएगा ना जब एक्स बी इक्वल टू 0 होगा। भाई एक्स बी इक्वल टू 1 तो तब आएगा ना जब एक्स ए इक्वल टू 1, सॉरी 0 होगा। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल को देखोगे इसका मतलब बी प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ ए प्रेजेंट है। और अगर सिर्फ ए प्रेजेंट है इसका मतलब प्योर कम। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले के अंदर देखो, अगर ए 0 है तो सिर्फ और सिर्फ बी है। और अगर सिर्फ और सिर्फ बी है इसका मतलब प्योर कंपोनेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। तो कुल मिला के मोल फ्रैक्शन तो अपने पास 1 के बराबर आ सकता है। मान लो कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं अपने पास में, एक एग्जांपल है अपने पास, एक जनरल एग्जांपल है अपने पास। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन कैन बी लेस देन और इक्वल टू 1। हमेशा या तो कम होगा या बराबर होगा किससे? 1 से। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास में आ रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन से एक तो ये, एक टोटल सम जो है मोल फ्रैक्शन का वो 1 के बराबर होगा। और दूसरा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देता हूं, बातों से मजा नहीं आता। 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved with 396 gram of water. Determine mole fraction of NaOH and water। मैं लास्ट में क्या करने वाला हूं, इन केस अगर किसी को और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, जब कंसंट्रेशन टर्म्स पूरी हो जाएंगी तब मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ मेरे हिसाब से अलग से लिखूंगा और वो आपको अपलोड करके दे दूंगा। आप प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है ना? हर कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, आप सॉल्व करना आपके प्रैक्टिस के लिए। पर क्योंकि ये वैसे ही मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसमें अपन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मैं समझा रहा हूं आपको सॉल्व कैसे करना है, बाकी दोबारा प्रैक्टिस करोगे आपको आ ही जाएगा।
देखते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो मतलब मोल तो निकालने ही पड़ेंगे। तो मोल सबसे पहले अपन निकालते हैं NaOH के, तो ये मास बाय मोलर मास, ये आ गया 1/10। इसी तरीके से मोल्स कैलकुलेट करते हैं हम H2O के, तो मास बाय मोलर मास ये कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 22 मोल्स। अब कईयों ने तो यही गलती कर दी, मोल कैलकुलेट ना करके सीधे मास से स्टार्ट कर दिया होगा सॉल्व करना। मोल फ्रैक्शन अब NaOH का निकालने की कोशिश करते हैं। तो मोल्स ऑफ NaOH विच इज 1/10 अपॉन नीचे क्या लिखोगे, टोटल मोल, यानी कि 1/10 प्लस 22। सॉल्व करते हैं तो 1/10 डिवाइडेड बाय 221/10 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपके पास में 1/10 तो एज इट इज, नीचे वाला 10 ऊपर जा चुका है, और ये 221, यानी कि 1/221। अब मुझे बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 1/221 है, तो फिर H2O का कितना होगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, सॉरी NaOH, यानी कि 1 माइनस 1/221 करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 220.221। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाद वाला पार्ट कैलकुलेशन था, मेथड बिल्कुल सही। तो आंसर आना चाहिए 1/221 और 220/221। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा प्रशांत, सही है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A, B and C are the components forming a solution and 1, 1 and 2 are their respective moles, then calculate the mole fraction of A, B and C। चलो देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ A कितने हैं? 1, और टोटल मोल कितने? 1 + 1 + 2, यानी कि 1/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ B के मोल फ्रैक्शन कितने? वही सेम, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स विच इज 1/4।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विच इज मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। 1/4 मतलब 0.25, 1/4 मतलब 0.25 और 1/2 मतलब 0.5। क्रॉस चेक करते हैं, मुझे बताओ कि टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब रिलेशन सेम आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों में कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। अब मुझे बताओ ए और बी में ऐसी क्या सिमिलरिटी है जिसकी वजह से दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं? ए और बी में ऐसी क्या सिमिलरिटी है जिसकी वजह से दोनों के मोल्स सेम आ रहे हैं? उनमें यह सिमिलरिटी है कि दोनों के मोल्स इक्वल हैं। दोनों के मोल्स इक्वल हैं, इसी की वजह से उनके मोल फ्रैक्शन भी सेम आ गए। मतलब अपन इसको नोट लिख लेते हैं। अब इसको नोट के फॉर्म में लिखते हैं अगर अपन, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये इसलिए कंक्लूजन निकलवा रहा हूं मैं क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना, नेक्स्ट चैप्टर क्या, जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा ये वाला कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट? हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं। अगर ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। जब हमने ढूंढा कि क्या सिमिलरिटी आ रही है, तो हमें यह समझ में आ रहा था कि यार उन दोनों के मोल सेम सेम थे। तो अगर मोल सेम आ रहे हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन भी सेम आ रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, फिर इसी को नोट के फॉर्म में लिखेंगे। और क्या है हमारा नोट? ये है हमारा नोट। 2000 का नोट है, ये बहुत जरूरी नोट है। क्या है नोट? कंपोनेंट्स हैविंग सेम number of moles, components having same number of moles will have same value of mole fraction। जिनके मोल सेम उनका मोल फ्रैक्शन भी सेम। अब मेरे भाइयों, मुझे कुछ बच्चों से शिकायत है, कुछ बच्चों ने वापस से रिवाइज करना छोड़ दिया है। वो भूल गए कि टेस्ट के बाद में उन्होंने कितने डिटर्मिनेशन से पढ़ना स्टार्ट किया था। अब कई लोगों ने वापस से रिवाइज करना छोड़ दिया है। मुझे दिखता है यहाँ पर कितनी बेसिक चीजें वो पूछते हैं, पहले की चीजें पूछते हैं, जो पहले की चीज पढ़ा चुका हूँ। जब पढ़ाता हूँ तब वैसे 2 या 3 बार एक ही चीज को मैं रिपीट करता हूँ। जिसको एक बार में समझ में आ जाता है वो बेचारा भी सोचता है कि सर फिर से रिपीट कर रहे हैं, सर फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो उस बेचारे का तो वैसे थोड़ा सा टाइम लॉस हो रहा है ना। तो तुम्हारे लिए मैं पहली बात 2-2 3-3 बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्लास में, उसके बाद में तुम घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो किसकी गलती है ये? तो पहले ही बोल रहा हूँ, देखो ऑफलाइन के अंदर, ये पहले ही बता रहा हूँ, पैसे तुमने खर्च किए हैं, करियर तुम्हारा बनेगा, तो पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारे ऊपर है। ऑफलाइन के अंदर तो डांट डांट के पढ़ा था तुम्हें, मगर ऑनलाइन के अंदर देखो ये चीजें ऐसे नहीं चलेगी। ऑनलाइन के अंदर तुम्हें खुद को सीरियस होना पड़ेगा। अब तुम घर पे नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर पहले की चीज पूछोगे, 1% भी नहीं बताऊंगा मैं। मजाक थोड़ी चल रहा है क्लास के अंदर। तो ये तुम्हारे ऊपर है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। समझ में आ गई ना बात? तो सीरियस हो जाओ, वरना हाथ से निकल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। स्टार्ट ही हुआ है अभी तो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, और जितने भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो इजी इजी क्वेश्चंस पहले करो। जितने इजी क्वेश्चंस करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका टफ क्वेश्चंस करने में। ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। हैप्पी संडे, टाटा बाय बाय।